Mr. Dharmesh Gandhi, an employee of Tata Limited, underline करो, employee of Tata Limited, covered by the Payment of Gratuity Act 1972. भाई साहब, he is covered under Payment of Gratuity Act 1972. ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है सर। ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई साहब, अगर कोई भी बंदा किसी कानून के अंदर, एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्रेच्युटी में। किसमें? ग्रेच्युटी। वर्ड ही दिया ग्रेच्युटी, मतलब ग्रेच्युटी के कैलकुलेशंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड रिटायर्स ऑन 31st January 2022 आफ्टर 35 years and 7 months सर्विसेज। भाई साहब, वो रिटायरमेंट कब ले रहा है, जरा मेरे को बताओ। रिटायरमेंट ध्यान से देखना भाई साहब, रिटायरमेंट कब ले रहा है इंपॉर्टेंट है। तो वो रिटायरमेंट ले रहा है 35 years 7 months की सर्विस के बाद। यस और नो? इफ ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, तो हम इससे कंसीडर करेंगे सीधा 36 years, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कहता है क्या है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कहता है इफ एनी ऑफ द पर्सन रिटायर्ड, ठीक है, इफ एनी ऑफ द पर्सन रिटायर्ड आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है, इन विच कैलकुलेशन ऑफ मंथ इज गिवन। तो यहां पर देखा जाएगा कि आपका मंथ कौन सा है। इट इज मोर देन 6 months, इन एक्सेस ऑफ 6 months है तो उसको कंसीडर करके राउंड ऑफ करके कर लिया जाएगा। अरे सिंपल सी बात, 35 years 2 months होता, 35 लेते। 35 years 4 months होता तो भी 35 लेते। 35 years 6 months होता तो राउंड ऑफ करना शुरू हो जाता। सिंपल। इन एक्सेस ऑफ 6 months, इन एक्सेस ऑफ 6 months, तो 6 महीने से ज्यादा है ना, 7 months, तो 35 years नहीं बोलेंगे, 36 years, यानी उसने कितने साल कंप्लीट किया है? 36 साल। अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता तब 35 का 35 ही रहने देते। अगर वो 35 years 11 months 29 days होता तो भी वो 35 माना जाता। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की वजह से रिटायरमेंट क्या है। अब भाई साहब ने रिटायरमेंट क्या कब लिया वो भी देखो। डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो आपको रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट पता है ना। जिस दिन बंदा रिटायरमेंट ले रहा है उस डेट से पहले उसे क्या मिलती होगी? सैलरी। और जिस दिन उसने रिटायरमेंट लिया फ्रॉम द नेक्स्ट डे, उस दिन के तुरंत बाद उसकी शुरू हो जाएगी पेंशन। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? रिटायरमेंट से पहले क्या लेगा? सैलरी। रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा? पेंशन। समझा? आगे। At the time of retirement, his employer paid a gratuity of 65,000. अंडरलाइन करो, gratuity of 65,000। यानी यहां पर उसको क्या मिला है? ग्रेच्युटी मिला है, मतलब देयर इज अ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी। समझा? आगे देखते हैं। एंड रिसीव 50,000 बीइंग accumulated बैलेंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। If any of the amount received in respect of provident fund, recognized provident fund, statutory provident fund, or any kind of a provident fund, it is deduction under section 80C। वापस बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अगर कंट्रीब्यूशन है बेटा, क्या बोला बेटा? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ, प्रोविडेंट फंड,
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तुम्हारी सैलरी में से पीएफ का पैसा काटा, तो जो पैसा तुम्हारी सैलरी से काटा गया है उसका आपको क्या मिलेगा सर? डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? डिडक्शन। वो भी कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 80C। कौन से सेक्शन में मिलेगा? 80C। अब मान लो ये बंदे ने 35 साल काम किया है, तो 35 साल 7 महीना सैलरी भी लिया होगा। 35 साल 7 महीने की सैलरी में उतना उसका प्रोविडेंट फंड भी कटा होगा। अब वो रिटायरमेंट ले, वो पैसा उसको रिटर्न मिल गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? जब तूने काटते समय डिडक्शन लिया था तो वही पैसा मैच्योर्ड होकर तुझे रिटर्न मिला, तो डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? यानी उस पर उसको 1 रुपया भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब सैलरी से कटा था तो 80C का डिडक्शन मिला था, तो अब वही मैच्योरिटी तेरे को मिल गई, तो वो क्या हो गया तेरे लिए? एग्जेम्पशन होगा। क्या हो गया? LIC का तुम हर महीने प्रीमियम भरते हो, 80C में क्लेम कर सकता है कि वी आर पेइंग LIC। अब 20 साल बाद उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है 20 लाख रुपया, भरते समय डिडक्शन, तो मिलते समय एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन या डिडक्शन, दोनों में से एक बोल सकते हैं। आपको पैसे में छूट मिलने वाली है। क्लियर है क्या? नहीं? हाँ है ना? तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अपना क्या मिलेगा सर? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये अपने लिए फुल्ली क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। यस और नो? हाँ है ना? पक्का? आगे बढ़ते हैं। The due date of the salary and allowances etc. was the first day of the next month and were paid on due date। मतलब मार्च में काम करो, अप्रैल में पगार मिलेगी 1 तारीख को। अप्रैल में काम करो, मई में पगार, मई में काम किया जून, जून में काम किया जुलाई, ऐसा पगार मिलेगा। तो अगर आप सैलरी का कैलकुलेशन देखो तो कैसे होगा? आपने अप्रैल में सैलरी उठाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ है ना? और ये जनवरी की पगार कब मिलेगी? फेब में मिलेगी। यही बोल रहा है ना लॉजिक? तो इसका मतलब आपकी टोटल सैलरी कितनी मंथ हो गई? यस और नो? हाँ है ना? सैलरी 11 महीना कैसे हुआ मालूम पड़ा? मार्च में काम किया, अप्रैल में सैलरी मिली, तो अप्रैल नया साल है। अप्रैल नया साल है, टैक्स लगेगा। हाँ, तेरी सैलरी कोई भी ईयर की मिला कब? अरियर ऑफ सैलरी रिसीव फॉर द लास्ट ईयर, रिसीव्ड इन करंट ईयर, टैक्स लगेगा। उसी तरीके से अप्रैल में तो रिसीव किया मार्च का सैलरी, मई में रिसीव किया अप्रैल का, वैसे फेब में जनवरी का भी लिया रहेगा ना। जनवरी में काम किया, जनवरी के 31 को रिटायरमेंट ले रहा है, तो 31 को सैलरी मिल जाएगा। कंपनी उसके लिए पूरा जज्बात बदल देगा? नहीं, 31 को तुम रिटायरमेंट ले लो, 1 फरवरी से आपका क्या चलेगा? पेंशन, और आपकी जो जनवरी की सैलरी वो आपके अकाउंट में 1-2 दिन में आ जाएगी। सिंपल। आगे क्या बोलता है? He was entitled for a monthly pension of, monthly pension, अंडरलाइन कर, मंथली पेंशन। मंथली पेंशन ऑलवेज टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई भी हो। अगर आपको मंथली पेंशन मिले फुल्ली टैक्सेबल। कितना मिल रहा है बेटा? 400 रुपया। कितना मिल रहा है? अब ये 400 रुपया बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या वो देखो। विच, ठीक है, इफेक्ट फ्रॉम 1st day of February, यानी 1 तारीख से उसकी पेंशन चालू हो गई। विथ, आगे क्या, विच बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब फरवरी से तेरी पेंशन चालू, फरवरी का आखिरी तारीख पेंशन लेके जाना। मार्च में पूरा आराम करना, मार्च की आखिरी तारीख को क्या करना? पेंशन लेके जाना। मतलब फरवरी का भी पेंशन मिलेगा और मार्च का भी। तो पेंशन कितने महीने का हुआ? 2। यस और नो? यही पूरा क्रूशियल पॉइंट है, समझा? सैलरी कितने महीने का? 11 महीना। पेंशन कितना महीना? 2 महीना। समझा? क्योंकि फरवरी के स्टार्टिंग में उसने जनवरी की सैलरी ले ली,
और फरवरी के आखिरी में फरवरी का पेंशन, मार्च के आखिरी में मार्च का पेंशन, तो 2 महीने की उसको क्या मिल रही है? पेंशन। समझा? आगे प्रोफेशनल टैक्स 800। प्रोफेशनल टैक्स कौन से सेक्शन में आएगा बेटा? प्रोफेशनल टैक्स कौन से सेक्शन में आएगा? 16 बिंदु वाला 3। आगे देखते हैं। बेसिक सैलरी 2500 पर मंथ। तो माय डियर चालू करते हैं साहब। पहला क्या बोलता है सर? बेसिक सैलरी हाउ मच? 2500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय गलत बेटा, इधर लिखा है, देखो ना जरा, मन की आंखें से, तन की आंखों से देखो ना, ये लिखा है ना 11 महीना 27,500। कोई दिक्कत है क्या? आगे हाउस रेंट अलाउंसेस 400 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है? टैक्सेबल वैल्यू इज 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। चलो भाई साहब, हाउस रेंट अलावेंस, यस और नो, कितना मिल रहा है सर? 400 रुपया प्रति महीना। आपने काम कितना सा महीना किया? 11 तो आपको अलावेंसेस भी कितना महीना मिलेगा? 11 महीना। सिंपल। बट आपको कितना टैक्स बना है? 50%। देखो बोला 50% इज टैक्सेबल। कैलकुलेटर पे लो, मन की आंखों से देखो बेटा, मन के। 2200, 400 इंटू 11 इंटू 50%। आया क्या सबको? ओके। आगे देखो बेटा क्या बोलता है? प्रोजेक्ट अलावेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको प्रोजेक्ट अलावेंसेस भी मिला है। हाउ मच? 12,000 पर मंथ वगैरह कुछ भी बोला नहीं है। आगे बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको बोनस भी मिला है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? हाउ मेनी? 3,000। दिक्कत है क्या? आगे इन रिटायरमेंट ऑन एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव of at his credit of 15 months he received 37,500। समझा? मतलब उसको छुट्टी के दिन भी काम करने का पगार मिल रहा है। अगर वो छुट्टी लेता उसकी पगार नहीं काटती, लेकिन उसने छुट्टी के दिन भी काम किया और 15 महीना काम किया, उसके हिसाब से उसको 37,500 रुपये मिला, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। हाँ सर, लीव सैलरी का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो लीव सैलरी कितना रिसीव किया सर उसने? 37,500। तो हमको क्या निकालना है सर? एग्जेम्पशन कितना मिलेगा उसको? क्या मिलेगा सर? एग्जेम्पशन। याद है कि नहीं? और मैंने आपको याद किया था GPL, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी। ग्रेच्युटी टन, पेंशन टन AL, टन AA। याद आया? अभी इसका एग्जाम्पशन कैलकुलेट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन पढ़ा, उसमें ग्रेच्युटी भी आ चुका है। एक बार चेक करो, ग्रेच्युटी का अमाउंट कितना था सर? 65,000। तो उसका भी एग्जाम्पशन कैलकुलेट करेंगे सर, यस और नो? एग्जाम्प्ट। और सेक्शन कौन सा? अंडर सेक्शन टन, मतलब सेक्शन टन। क्लियर? इसके अलावा पेंशन भी हम लोगों ने पढ़ा ना, दिया कि नहीं दिया? पेंशन बोला 400 रुपया प्रति महीना, तो 2 महीने का 800 रुपया हो गया। कोई दिक्कत है क्या? और कुछ क्वेश्चन में पढ़ा था इसके अलावा? देखो जरा ऊपर से लेके नीचे तक क्वेश्चन रीड करो, कहीं पे और कुछ बचा है क्या? एक भी डाउट है पूछो, बिंदास पूछो, कहीं डाउट है तो। क्या क्या बेनिफिट मिला सब लिख लिया मैंने। स्टैट्यूटरी PF क्यों नहीं लिखा मैंने बता दिया, है ना? हाँ, फुल्ली एग्जेम्प्ट। और कुछ देखो बचा है क्या? फिर हम कैलकुलेट करना चालू करेंगे। प्रोविडेंट फंड लिखना है, इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है। नाउ कम टू ग्रेच्युटी। सबसे पहले ग्रेच्युटी की तरफ जाते हैं। ग्रेच्युटी क्या बोलता है? इफ यू आर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, अगर आप पोगा के अंदर कवर्ड हो तो सबसे पहले लेना है 15 डेज सैलरी। कितना लेना है? 15 डेज सैलरी। आपकी सैलरी कितनी? 2,500 रुपया, सॉरी 2,500 रुपया है ना?
15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी इंटू 2500। अब डेज बोला तो 15/26 क्यों लिया? क्योंकि 4 दिन संडे, 4 संडे छुट्टी, तो 15 में 15/26 इंटू 2500 इंटू कितना साल आपने काम किया है? 36। तो आपका वैल्यू कितना था बताओ? यानी आपको कायदे से ग्रेच्युटी कितनी मिलनी चाहिए? 51,923। सेकेंड, मैक्सिमम लिमिट। सर मैक्सिमम लिमिट मैंने कितना लिखवाया सर? 20 लाख, 20 लाख रुपए तक की आपकी ग्रेच्युटी मैक्सिमम लिमिट है। थर्ड मैंने क्या लिखा है? एक्चुअल रिसीव्ड। आपको एक्चुअली में कितना मिला है? बोला ना बेटा, एक्चुअली में 65,000 मिला है। यस और नो? तो मैंने क्या बताया था? लिस्ट ऑफ द अबाव। यस और नो? लिस्ट ऑफ द अबाव। तो लिस्ट ऑफ द अबाव मतलब क्या सर? 51,923। लिस्ट ऑफ द अबाव मतलब 51,923 इज एग्जाम्ड। माइनस कर बेटा, कितना आता है? 65 में से 51,923 माइनस कर। 13,007। क्लियर हो गया तेरा ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन? सिंपल, सब लिखवा के दिया। ग्रेच्युटी का पूरा कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करवा के दिया। ग्रेच्युटी सिर्फ आपको पन्ना पलट के देखना है, और ये जितने पुराने सम्स करेंगे उसके अंदर डिटेल में आपको टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। पुराना नया सम ले लो ना, 2018, 19, 17, 16 वाला, उसमें ग्रेच्युटी लेस एग्जाम का अमाउंट दिया रहता है। बट कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन के लिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया ग्रेच्युटी या शॉर्ट नोट में आ गया ग्रेच्युटी, शॉर्ट नोट्स में ग्रेच्युटी आ गया, तो क्या करोगे? टेंशन लेने का नहीं। ग्रेच्युटी मतलब क्या? ग्रेच्युटी इज अ लमसम अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, he received under section 1010, है ना, certain exemption, ठीक है। if an employee is the government employee, तो there is a fully exemption to the government employee, है ना। तो there are 2 types of employee payment covered under payment of gratuity act 1972। if तो उसमें ये condition लिख देने का, और फिर if he is not covered under payment of gratuity act 1972, तो उसमें half day half month salary limit लिख देने का। हो गया। अरे मेरे को एक आंसर नहीं आता, लेकिन मेरे को ग्रेच्युटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, 5 में से मेरे को 3 तो मिलेगा गारंटी। क्योंकि चेकर जो है ना, वो ये तो नहीं बोल सकता नहीं दिस इज नॉट रिलेवेंट। रेलेवेंट है, ग्रेच्युटी का सेक्शन है, ग्रेच्युटी का फंडा है, ग्रेच्युटी की लिमिट सब राइट है, तो मार्क्स देना ही देना है तुमको। ये सब आपको शॉर्ट नोट्स में मदद करेगा, समझा। अब आते हैं लीव सैलरी पे। लीव सैलरी का देखो जरा कैलकुलेशंस। लीव सैलरी, पहला लीव अवेल्ड। अवेल्ड मतलब आपको कितनी लीव अवेल्ड थी, छुट्टी कितनी मिल सकती थी? नहीं, कितना साल काम किया आपने? 36 साल। देखो जरा ध्यान से, उसने क्लियरली बोला है 35, बोला है कि नहीं बोला है? 35 साल काम किया ना, 35 साल 7 महीना। तो हम लोग जो साल रिटायरमेंट लिया वो साल छोड़ दोगे, तो 35 ईयर्स तो आपने काम किया ना, 35 मंथ्स इंटू आपकी मंथली सैलरी कितनी है जरा देखो, 2,500 रुपया। हाँ सर। तो 35 मंथ्स इंटू 2,500, तो कितना आता है सर? 87,500। क्लियर है क्या? चेक कर, मैंने सेकंड वाला करवाया था 10 मंथ्स एवरेज सैलरी करवाया था क्या? 10 मंथ एवरेज सैलरी। अभी लीव अवेल्ड क्या गया? 10 मंथ सैलरी था। देखो मैंने ऐसा करवाया था 10 मंथ एवरेज सैलरी लीव अवेल्ड, याद है कि नहीं? 10 मंथ एवरेज सैलरी इनटू लीव अवेल्ड, याद है? अब इसी का 10 मंथ का एवरेज निकाल दूंगा। तो भाई साहब मेरा 10 मंथ का एवरेज सैलरी कितना है? 25,000। 10 मंथ सैलरी ना, एवरेज सैलरी मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वही। तो यहां पर क्या कर रहा हूं सर? 10 मंथ सैलरी कितना ले रहा हूं सर? तो 10 मंथ की सैलरी कितना है सर? 10 इंटू 2,500, तो कितना आ गया सर? यस और नो? चेक कर मेरे को एक्चुअली में कितना मिला है। एक्चुअली में कितना मिला है? एक्चुअल रिसीव्ड क्वेश्चन देखना बेटा, यहाँ पे लिखा ना लीव सैलरी 37,500 मिला। यस और नो? हाँ है ना?
और मैक्सिमम लिमिट है, देख बेटा मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट मैंने कितना 3 लाख रुपए लिखा है। तो हम लोग एग्जामिशन में क्या करते हैं सर, लिस्ट ऑफ द अबव, लिस्ट ऑफ द अबव। तीनों में सबसे छोटा क्या है 25,000, तीनों में सबसे छोटा, चारों में सबसे छोटा क्या है 25,000। तो वो 25,000 आपका यहां पर दिखेगा, माइनस कर 12,500। समझ में आ रही बात? कैलकुलेशन लिखा है, वो स्टेप ही मैंने फॉलो किया, बाकी कुछ नहीं। हाँ है ना, पक्का? आगे देखो, और कुछ बोला है क्या? सब कुछ पढ़ लिया, और कुछ बचा है क्या? नहीं, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता और कुछ बचा है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना, देखो। टेक द टोटल ऑफ दिस, टेक द टोटल ऑफ दिस डिडक्शन, चेक करो भाई साहब टोटल कितना है। सबका आ रहा है क्या? देखो प्रोफेशनल टैक्स कितना आ रहा है? 71,677। इट इज मोर देन 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन पूरा फ्लैट 50,000 मिल जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया वगैरह नहीं था। चेक करो प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कुछ बोला था क्या? 800 रुपये डायरेक्टली दिया ना, पर मंथ वगैरह कुछ नहीं बोला। तो टेक द टोटल 50,800 माइनस कर बेटा ऊपर से। तो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है बता? 20,877। दिक्कत है? हाँ है ना। इसके अंदर हमारी मेजॉरिटी कैलकुलेशंस भी कवर हो रही है, ग्रेचुइटी की और लीव सैलरी। पेंशन का क्यों नहीं कवर हुआ? बिकॉज पेंशन मंथली था। पेंशन कैसा था? और मंथली पेंशन हमेशा क्या आती है? टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। क्लियर है? डिफिकल्टी है सब में?